ये कहानी है एक बूढ़े आदमी के उस राज की जिसने उसे दशकों तक चैन से सोने नहीं दिया। आइए शुरुआत करते हैं। 85 साल के मोहनलाल का शरीर बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उनकी आंखें अब भी उतनी ही तेज थी जितनी दशकों पहले थी। तेज धूप से उनकी त्वचा झुर्रियों से भर चुकी थी और कमर झुक चुकी थी, लेकिन ये सब बुढ़ापे की निशानियां थी। मोहनलाल का असली बुढ़ापा उनके भीतर था, एक अनजान डर जो उन्हें हर पल घेरे रहता था। उनका घर, जो गांव के बाहरी छोर पर था, एक समय खुशियों से गुलजार था। दीवारों पर अब भी उनके बच्चों के बचपन की ऊंचाई के निशान थे। रसोई में उनकी पत्नी की बनाई रोटियों की खुशबू बसी थी। लेकिन अब सब कुछ सूना था। मोहनलाल के बेटे शहर में बस गए थे और उनके पास फोन पर कैसे हैं पापा पूछने के अलावा और कोई वक्त नहीं था। उन्हें लगता था कि उनका शरीर बूढ़ा हो गया है, लेकिन उनके बेटे ने उन्हें अपनी जिंदगी से ही बूढ़ा समझकर अलग कर दिया था। लेकिन यह अकेलापन उनके डर की वजह नहीं था। उनका डर हर रात ठीक 12 बजे दरवाजे पर होने वाली एक अनजानी दस्तक से जुड़ा था। यह कोई हवा का झोंका नहीं था, ना ही कोई आवारा जानवर। यह दस्तक इतनी धीमी थी कि कोई और उसे सुन नहीं सकता था, लेकिन मोहनलाल को वह अपने दिल की धड़कन से भी ज्यादा साफ सुनाई देती थी। जब वे दरवाजे तक जाते तो वहां कुछ नहीं होता था, सिवाय ठंडी सन्नाटे भरी रात के। ये दस्तक सिर्फ एक आहट नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी जो उन्हें याद दिलाती थी कि कुछ पुराना जो उन्होंने बरसों पहले दफन कर दिया था, अब बाहर आ रहा है। मोहनलाल की रातें इन्हीं डरों से कटती थी। वह हर रात उस दरवाजे की तरफ देखते हुए सो जाते थे, मानो कोई रात के अंधेरे में उन्हें ढूंढ रहा हो। उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि वे अपने परिवार से फोन पर भी खुलकर बात नहीं कर पाते थे। एक बार उनके बेटे ने पूछा, पापा आपकी आवाज इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? मोहनलाल सिर्फ मुस्कुराकर टाल देते और कहते, कुछ नहीं बेटा, बुढ़ापा है। लेकिन वे जानते थे कि यह बुढ़ापा नहीं, बल्कि कोई ऐसा बोझ था जो उनकी आत्मा को भी बूढ़ा कर रहा था। वह बुजुर्गों वाले किस्से सुनाते थे, लेकिन हर कहानी अधूरी रह जाती थी। उनकी आंखों में अतीत की कोई ऐसी तस्वीर थी जो सिर्फ उन्हीं को दिखती थी। गांव में कोई भी मोहनलाल के बारे में खुलकर बात नहीं करता था। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं और अब उनका कर्म उन्हें सता रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह पाप क्या था। मोहनलाल ने अपने कमरे में एक पुरानी लोहे की तिजोरी को हमेशा बंद रखा था। यह तिजोरी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य थी। वह हर रोज उसे देखते थे और कभी कभी उसे छूकर मुस्कुराते थे, मानो वह उनकी किसी पुरानी जीत का प्रतीक हो। लेकिन रात की उस दस्तक के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान की जगह डर आ जाता था। वह जानते थे कि उस तिजोरी में कोई कागजात या धन नहीं, बल्कि कोई ऐसा राज है जो उन्हें सुकून से जीने नहीं दे रहा था। मोहनलाल के बेटे ने जब कहा कि उनका पोता रोहन कुछ दिनों के लिए गांव आ रहा है, तो मोहनलाल के सूखे चेहरे पर एक मुस्कान आई। वह मुस्कुराए जरूर, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी जिंदगी के उस हिस्से को देखे जो वे सालों से सबसे छुपा रहे थे। रोहन आया। वह शहर की तेज रफ्तार दुनिया से निकला एक युवा लड़का था, जिसकी दुनिया उसके फोन में समाई थी। गांव का सूनापन उसे अखरता था। चारों तरफ हरियाली और शांति थी, लेकिन उसके लिए ये सब बस स्लो था। दादाजी से बात करने के बजाय वह अपने हेडफोन लगाकर बैठा रहता था, ताकि उसे घर की अजीब सी चुप्पी का सामना न करना पड़े। लेकिन धीरे धीरे उसने कुछ अजीब चीजों को नोटिस करना शुरू किया। दादाजी आधी रात को उठकर बरामदे में टहलते थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। और सबसे अजीब थी वह पुरानी तिजोरी जो कमरे के एक कोने में पड़ी थी। वह तिजोरी न सिर्फ पुरानी थी, बल्कि मोहनलाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगती थी। वह हर सुबह उसे देखते थे और कभी कभी उसे छूकर बुदबुदाते थे। रोहन ने एक दिन उत्सुकता से पूछा, दादाजी इस तिजोरी में क्या है? मोहनलाल ने बिना उसकी तरफ देखे एक सख्त आवाज में कहा, यह सिर्फ पुरानी यादों का बक्सा है। एक रात जब रोहन को नींद नहीं आई, उसने देखा कि मोहनलाल अपनी चारपाई पर
बेचैनी से लेटे हैं। 12 बजते ही दरवाजे पर फिर वही धीमी अनजानी खटखटाहट हुई। रोहन ने ध्यान से सुना। उसे लगा कि वह सिर्फ हवा का धोखा है, लेकिन उसने देखा कि मोहनलाल थरथरा रहे हैं और उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं। उन्होंने बुदबुदाया, नहीं अभी नहीं। अगली सुबह जब रोहन नीचे आया तो उसने देखा कि मोहनलाल अपनी तिजोरी के पास बैठे हैं। वह तिजोरी खुली हुई थी और उसके अंदर से कुछ कागजात बिखरे हुए थे। मोहनलाल उन कागजात को उल्टे सीधे करके देख रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हो। जब उन्होंने रोहन को देखा तो जल्दी से कागजात तिजोरी के अंदर डाल दिए और उसे बंद कर दिया। मोहनलाल ने घबरा कर कहा, रोहन यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर कुछ खाओ। रोहन को लगा कि यह सिर्फ बुढ़ापे की भूल है, लेकिन उसके मन में संदेह का बीज बोया जा चुका था। एक दिन जब मोहनलाल दोपहर में सो रहे थे तो रोहन ने उस तिजोरी के पास जाने का फैसला किया। उसने देखा कि तिजोरी का ताला टूटा हुआ था, शायद बहुत पुराना होने की वजह से। उसने हिम्मत करके तिजोरी खोली। उसके अंदर कोई धन नहीं था, ना ही कोई गहना, सिर्फ एक धूल भरी तस्वीर थी जिसमें मोहनलाल अपने एक दोस्त के साथ खड़े थे। उस दोस्त के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, रंजीत और मोहनलाल 1965, और तस्वीर के नीचे एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने उसे नोच दिया हो। रोहन ने तस्वीर को हाथ में लिया और तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक परछाई थी जो धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो गई। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। रोहन ने जब वह तस्वीर देखी तो उसके मन में कई सवाल उठे। कौन था यह रंजीत, और क्यों दादाजी ने उसकी तस्वीर और एक खाली कागज को तिजोरी में बंद कर रखा था? उसे लगा कि इन सवालों का जवाब सिर्फ मोहनलाल दे सकते हैं। अगली सुबह जब मोहनलाल बरामदे में बैठे थे तो रोहन उनके पास बैठकर हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से कहा, दादाजी, मैं कल रात आपके कमरे में गया था। मोहनलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों में वही डेप्थ लौट आया जो रात की दस्तक के बाद दिखता था। उन्होंने रोहन की बात को टालने की कोशिश की। क्यों गए थे? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। रोहन ने देखा कि दादाजी बहुत डरे हुए हैं। उसने अपना स्वर कोमल किया और कहा, दादाजी, मुझे एक तस्वीर मिली। उसमें आप और एक और अंकल है, रंजीत। मोहनलाल की सांसें तेज हो गई। उनका हाथ कांपने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, वह मेरा दोस्त था, बहुत पुराना दोस्त। रोहन ने पूछा, वह कहाँ है? आप उनके बारे में कभी बात क्यों नहीं करते? मोहनलाल ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह उन यादों से भागना चाहते हो। उन्होंने दबी हुई आवाज में कहना शुरू किया, रंजीत और मैं एक साथ बड़े हुए थे। हम दोनों के पास बहुत कम जमीन थी। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे बेटे के स्कूल की फीस भरनी थी और घर चलाने के लिए भी कुछ नहीं था। उनकी आवाज में दर्द था। रंजीत के पास एक बहुत उपजाऊ जमीन थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। मैंने उससे कहा कि मैं कुछ साल के लिए उसकी जमीन गिरवी रखना चाहता हूँ। उसने मेरी मदद करने के लिए अपनी जमीन के कागजात मुझे दे दिए। उसने कहा, जब तुम्हारा वक्त ठीक हो जाए तो मेरी जमीन मुझे वापस दे देना। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में कागजात की क्या जरूरत थी। मोहनलाल चुप हो गया। उनके चेहरे पर पश्चाताप की गहरी रेखाएं उभर आई। रोहन ने धीरज से इंतजार किया, लेकिन मोहनलाल ने फिर से बोलना शुरू किया। लेकिन मेरा लालच बढ़ गया। जब मेरी फसल अच्छी हुई और मैंने पैसा कमाया तो मैंने कागजात लौटाने के बजाय उसे धोखा दे दिया। मैंने झूठ बोला कि कागजात खो गए हैं। रंजीत ने मुझ पर विश्वास किया। वह बहुत सीधा साधा था। एक रात वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव छोड़कर चला गया। मैंने उसे कभी नहीं देखा। मोहनलाल का शरीर कांप रहा था। उन्होंने कहा, मैं हमेशा सोचता रहेगा, लेकिन मैं कभी नहीं आया। मैं अपनी गलती को भूलने की कोशिश करता रहा। मैंने उस जमीन पर अपने बच्चों का भविष्य बनाया, लेकिन हर रात मुझे दरवाजे पर उसकी दस्तक सुनाई देती थी। मुझे लगता था कि वह अपनी जमीन वापस मांग रहा है। रोहन ने समझा कि जो आवाजें और परछाइयां मोहनलाल को डरा रही थी वह कोई भूत नहीं, बल्कि उनका अपना जमीर था। बुढ़ापा एक श्राप नहीं था, बल्कि वह पाप था जिसे मोहनलाल ने
दशकों तक अपने भीतर दबाए रखा था। वह शारीरिक रूप से बूढ़े हो रहे थे, लेकिन मानसिक रूप से वह उस 1965 की रात में ही अटके हुए थे, जब उन्होंने अपने दोस्त को धोखा दिया था। रोहन ने जब अपने दादाजी का अपराध बोध सुना तो उसे लगा कि बुढ़ापा एक श्राप क्यों बन सकता है। यह सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं थी, बल्कि दशकों पुराने एक पाप का बोझ था जो मोहनलाल को हर पल कुचल रहा था। वह समझ गया कि दरवाजे की दस्तक, परछाइयां और बेचैनी सब कुछ मोहनलाल के अपने जमीर की आवाज थी। रोहन ने मोहनलाल का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी सहानुभूति थी। उसने कहा, दादाजी, आप इतने सालों से इस बोझ को अकेले क्यों ढो रहे हैं? अगर रंजीत अंकल की आत्मा को शांति चाहिए तो उसे आपकी जमीन नहीं, बल्कि आपका पश्चाताप चाहिए। रोहन की बात सुनकर मोहनलाल ने सिर उठाया। पहली बार उन्होंने अपनी आंखों में एक उम्मीद की किरण देखी। रोहन ने मोहनलाल से पूछा कि क्या वे रंजीत के परिवार के बारे में कुछ जानते हैं? मोहनलाल ने बताया कि जब रंजीत गांव छोड़कर गया था तो वह शायद पास के किसी शहर में बस गया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा था। रोहन ने तुरंत अपने फोन से काम शुरू किया। उसने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स और इंटरनेट पर मिली जानकारी के आधार पर रंजीत के बारे में खोजना शुरू किया। यह एक मुश्किल काम था, लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे रंजीत के बेटे का पता मिला, जो अब एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसी शहर में रहता था जहां मोहनलाल के बेटे रहते थे। रोहन ने अपने पिता को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। शुरुआत में उसके पिता को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, पागल हो गए हो? दादाजी का दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। वह अपनी सारी जमीन ऐसे किसी को कैसे दे सकते हैं? लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने कहा, पिताजी, दादाजी का बुढ़ापा एक श्राप बन गया है और इसका कारण उनकी शारीरिक कमजोरी नहीं, बल्कि उनका पाप है। अगर हम उन्हें सच में प्यार करते हैं तो हमें उन्हें इस बोझ से मुक्ति दिलानी चाहिए। रोहन के पिता ने जब अपने पिता की हालत देखी तो वह मान गए। मोहनलाल, रोहन और उनके पिता तीनों रंजीत के बेटे से मिलने गए। मोहनलाल ने अपनी पुरानी कहानी सुनाई, अपने किए का पश्चाताप किया और रंजीत के बेटे को उनकी जमीन के कागजात सौंप दिए। यह पल मोहनलाल के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था। वह कागजात सौंपने के बाद रो पड़े, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि मुक्ति के थे। रंजीत के बेटे ने कागजात लेने से मना कर दिया और कहा, अंकल, मेरे पिता ने हमेशा आपकी बहुत इज्जत की। मुझे ये जमीन नहीं चाहिए। बस आप खुश रहिए और शांति से रहिए। मोहनलाल ने महसूस किया कि उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है। वह जब अपने घर वापस लौटे तो उन्हें दरवाजे पर कोई दस्तक सुनाई नहीं दी। उनके घर का सूनापन अब सिर्फ शांति था, डर नहीं। वह अब रात में चैन से सो पाते थे, क्योंकि उनका जमीर अब शांत था। मोहनलाल की कहानी हमें सिखाती है कि बुढ़ापा एक श्राप नहीं है, बल्कि एक अवसर है। ये अवसर है अपने अनुभवों का साझा करने का, अपनी गलतियों से सीखने का और अपने परिवार के साथ संबंधों को और गहरा करने का। मोहनलाल का बुढ़ापा तब तक एक श्राप बना रहा जब तक उन्होंने अपने अतीत के बोझ को ढोया। रोहन ने अपने दादाजी को सिर्फ शारीरिक रूप से सहारा नहीं दिया, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मुक्ति दिलाई। इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि हमें अपने बुजुर्गों को सिर्फ उनकी शारीरिक लाचारी के लिए नहीं, बल्कि उनके जीवन के अनुभव और ज्ञान के लिए भी सम्मान देना चाहिए। मोहनलाल को अंत में जो शांति मिली वह किसी धन से नहीं, बल्कि एक साफ जमीर और पोते के प्यार से मिली। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।